So now in the previous class, we have discussed about the cyber security and cyber threats. We have understood that what is cyber threat and what is cyber security. Students, the cyber security is the practice of defending our computers, our devices, or anything electronic gadgets that we just prevent from the cyber threats. And the cyber threats are the activities which include the malicious act which can harm our computer, which can steal our data, and everything that can harm our computer or our system comes under the category of cyber threat. तो आई होप आपको साइबर थ्रेट और साइबर सिक्योरिटी का मीनिंग तो पता चल गया होगा। फिर हम कल ने बात की थी मैलवेयर्स की। मैलवेयर्स क्या होते हैं कि मैलवेयर्स में क्या होते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम है उसको वो नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं, यानी ये साइबर थ्रेट है ना। और मैलवेयर्स के अंदर 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स। तो आज हम 1 बाय 1 मैलवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि वायरस क्या है, तो वायरस मैलवेयर्स के कैटेगरी में आता है, वॉर्म मैलवेयर्स के कैटेगरी में आता है और ट्रोजन हॉर्स मैलवेयर्स के कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने डेली लाइफ में वायरसेस के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जरूर सुना होगा, है ना। जब भी हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो ये बहुत ही कॉमन और एक बेसिक टॉपिक है कि जिससे हम सभी डिस्कशन कर सकते हैं कि सर वायरस हमें पता है क्या होता है। आप सभी जो भी कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, सिस्टम्स, उसमें जरूर कईयों ने एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर रखे होंगे, है ना। तो मैकमिलन्स के आते हैं, बहुत सॉरी मैकेफी के आते हैं, मैकमिलन्स नहीं, मैकेफी के वायरस काफी अच्छे होते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा इस चीज के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वायरस इज अ सॉफ्टवेयर कोड, ओके। So you have to understand that virus is a kind of software code that copies itself in the particular time. सबसे इजी डेफिनेशन इसकी यही है कि एक सॉफ्टवेयर कोड होता है, ठीक है। वायरस में क्या होता है? कोड होता है जो हमारे सिस्टम को हार्म करता है, और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी बोलिए या सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बोलिए कि ये अपने आप को कॉपी कर सकता है, यानी अपने ये जनरेट कर सकता है अपने डिफरेंट कॉपीज, मिलियंस ऑफ कॉपीज इन अ टाइम ऑफ सेकंड। एक सेकंड में अपने बहुत सारी कॉपीज बना सकता है। और सोचिए एक वायरस कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मिलियंस ऑफ वायरसेस हैं दैट कैन क्रैश आवर कंप्यूटर सिस्टम, डोंट रिफर इट ओनली बाय द कंप्यूटर सिस्टम, एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दैट आर यूजिंग द कोडिंग सिस्टम। मैंने आपको बहुत ही इनिशियल क्लासेस में बताया था कि जो आपकी वॉशिंग मशीन्स है उसमें भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज होते हैं, उसमें भी सॉफ्टवेयर कोड्स यूज होते हैं। तो मतलब जो भी आपके सॉफ्टवेयर कोड्स को यूज करता है, अगर उसमें वायरसेस आ गए तो वो आपको करप्ट कर सकता है, ठीक है। बट वी कैन प्रिवेंट आवर सिस्टम्स टू द वायरस, ठीक है। चलिए अब इसकी थोड़ी सी हम डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं, या जो भी हम कहें इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो a virus is a software code that may harm a system by overwriting or corrupting the system files. Computer viruses are similar in action to viruses in our body, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लाइन है ना, कि जो हमारे बॉडी के जो वायरसेस होते हैं, अभी जैसे कोरोना वायरस सबसे बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, या कोई भी अदर टाइप्स के वायरसेस है, उसके ही सिमिलर होते हैं ये। क्यों? क्योंकि वायरसेस की बहुत ही स्पेशलिटी होती है, वो बहुत ही जल्दी फैलते हैं। आप सभी को ये पता है, वायरसेस बहुत जल्दी फैलते हैं, और जो इनकी मल्टीपल कॉपीज हो जाती है ना, रेप्लिकेशन इनका बहुत ही फास्ट होता है। तो दैट्स व्हाई we can interrelate the virus, computer virus, to the human virus, because both of them can replicate themselves, okay, and can harm our system. It may be the body system, it may be the computer system, okay. The affected part is called the infected area. अगर आप बायोलॉजिकल टर्म की बात करें तो भी अगर वायरस से अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उस एरिया को क्या बोला जाता है? इन्फेक्टेड एरिया। और अगर आप वायरस यानी कंप्यूटर वायरस से आपका सिस्टम खराब होता है तो उस सिस्टम को क्या बोला जाएगा? इन्फेक्टेड एरिया या फिर इन्फेक्टेड सिस्टम। तो ये एक टर्म है स्टूडेंट्स, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। A computer virus may take several copies of it. Okay, this is the very important line you have to mention in your answer, that a computer virus may take several copies of it by inserting its code onto the system programs. तो ये अपनी कॉपीज बनाता कैसे? यानी जो इसका जो बेसिक कोड है वो अपने जो सिस्टम प्रोग्राम है उसमें बार बार कॉपी करता है, ठीक है। कॉपी करने से क्या होता है? वही कोड, सेम कोड बार बार एग्जीक्यूट होता है और वो हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स में एक अलग इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ले लेता है। अगर उसकी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होगी तो उसका एक इंडिविजुअल एक्सेस होगा, उसके कुछ परमिशंस होंगे, तो उसके बाद वो हमारे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम्स में एकदम लूप होल कर देता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वायरसेस, ठीक है। तो it code onto the system programs, file or boot sector of hard drives.
and thereby may corrupt them. So overall, the main goal of virus is to corrupt your system. Okay, and this causes the system to slow down or even stop functioning. So it may be anything. अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डिवाइस में वायरसेस है तो दैट मींस दैट इट कैन स्लो डाउन योर सिस्टम, it may stop your functioning of your system, anything, or it can steal your system, anything. ठीक है, तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो malware होता है वो वायरस ही होता है. Okay students, so here I have given you a kind of definition. ठीक है, so the computer virus spreads by itself into other executable code or documents, यानी कि कोड्स में और डॉक्यूमेंट्स में स्प्रेड होता है. The purpose of creating a computer virus is to infect vulnerable system. देखिए vulnerable system का मीनिंग क्या होता है? कमजोर सिस्टम. वायरस वही आएगा जो आपने कहीं पर सिस्टम्स में यानी कंप्यूटर सिस्टम में या आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपने कोई कमी छोड़ी होगी. ठीक है, अब देखिए आज हम अगर कोरोना वायरस की बात करते हैं, ठीक है, जनरल डिस्कशन की बात करते हैं, तो जिसका इम्यून सिस्टम वीक है यानी कि जो अपर एज के लोग हैं या जो छोटे से बच्चे हैं या जिनको पहले से कोई बीमारी है उसको वायरस पहले अटैक कर रहा है. सेम एज इट इज वायरस भी उसी सिस्टम को अटैक करेगा जो वल्नरेबल है, यानी कि जो थोड़ा सा उसने अपन ने जो गलती कर रखी है एज ए यूजर, जो हमने कोई भी गलती कर रखी है, जैसे कि हम कुकीज को एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है, हम अपने पासवर्ड्स एक ही रखते हैं, पासवर्ड हम चेंज भी नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं जो हम अपने सिस्टम में करके रखते हैं, तो इससे हमारा सिस्टम क्या बन जाता है? वल्नरेबल. और वल्नरेबल सिस्टम क्या होता है? वायरस को इनवाइट करता है. ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर कंप्यूटर वायरस क्या करता है? एडमिन कंट्रोल को गेन करना चाहता है, सेंसिटिव डेटा को स्टील कर सकता है. एक और बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जो वायरस होता है वो हमारे कोड्स यानी कि उसको कुछ ना कुछ एक इंटरफेस चाहिए होता है. उसकी एक इंडिविजुअलिटी तब तक नहीं रहती जब तक वो हमारे एक सॉफ्टवेयर कोड के थ्रू या किसी भी एक उसको क्या चाहिए होता है. सो कंप्यूटर वायरस का मेन चीज जो होता है कि उसको कोई ना कोई एक इंटरफेस चाहिए होता है, या तो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आएगा, और अगर आ भी गया सॉफ्टवेयर के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, तो उससे कुछ एक इंटरफेस चाहिए होगा. बिना उस इंटरफेस के वो वायरस वर्क नहीं कर सकता. तो आप प्लीज इसको इंटरलेट मत करना वायरस और वॉर्म्स के साथ. ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक इज वॉर्म. Worm is also similar to the virus, but worm has something different. Okay, चलिए देखते हैं किस डिफरेंस क्या है. सबसे पहले देखिए मैं आपको सिमिलरिटीज बता देता हूँ कि worms भी है जो अपनी कॉपीज बना सकता है as similar to virus. ठीक है, worms भी है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर के थ्रू आएगा. ठीक है, और वायरस की तरह ही है. ठीक है, worms भी क्या करेगा? हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मैलिशियस एक्ट के थ्रू अपने एक्सेस गेन करना चाहेगा, स्टीलिंग करना चाहेगा. बट वॉर्म्स और वायरस में केवल एक डिफरेंस है कि वायरस जो है उसको हर बार अपना कॉपी करने के लिए एक इंटरफेस चाहिए होता है. वॉर्म को कोई इंटरफेस नहीं चाहिए होता है. एक बार वो सिस्टम में घुस गया तो उसके बाद वो अपनी सेवरल कॉपीज अपने आप ही निकालेगा, जबकि वायरस को अभी भी उस कोड में रहने यानी उस सॉफ्टवेयर में रहने की जरूरत है, या किसी भी कंप्यूटर का हम कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में कि कोना पकड़ना पड़ता है उसको. उस कोने की सहायता से, उस पार्ट के सहायता से ही वो अपनी कॉपीज बना सकता है. लेकिन वॉर्म जो है एक बार घुस गया तो उसे किसी की सहायता नहीं चाहिए, उसे कोई इंटरफेस नहीं चाहिए. उसके बाद वो अपनी कॉपीज तुरंत बनाता रहेगा. और इसी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वॉर्म्स जो है वो थोड़े से ज्यादा हार्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जैसे हम कह सकते हैं सिक्योरिटी के लिए बिग थ्रेट होते हैं. ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा इंटररिलेटेबल हो चुका होगा कि वायरस और वॉर्म्स में क्या एक माइनर डिफरेंस. ठीक है, a worm is often received by a network as similar to virus, and it automatically keeps or creating several copies of itself on the hard disk, thereby flooding the hard disk. यानी हार्ड डिस्क को फ्लड कर सकता है, यानी कि पूरी की पूरी स्टोरेज सिस्टम को कंज्यूम कर सकता है. When a worm is received as an email attachment, it is automatically forwarded to the recipients, leading to network congestion. देखिए ये कितनी अच्छी लाइन है कि मान लीजिए कि आपको वॉर्म जो है वो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू रिसीव हुआ. ठीक है, तो जिसको ये ईमेल गया है उन सभी के पास वो वॉर्म ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा? फॉरवर्ड हो जाएगा, और वो सभी सिस्टम को वो हार्म कर सकता है. ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स होता क्या है, वायरस या वॉर्म्स या ट्रोजन हॉर्स या किसी भी साइबर थ्रेट्स की बात करें वो नेटवर्क के थ्रू ही हमारे पास आता है. दैट्स व्हाई वी आर आल्सो लर्निंग द साइबर सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स इन द नेटवर्किंग यूनिट. यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हम नेटवर्किंग यूनिट में ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो वायरसेस हैं, ज्यादातर जो वॉर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं या फिशिंग वगैरह जो एक्ट होती है, ये सब नेटवर्किंग के थ्रू ही अचीव की जा सकती है. ठीक है,
अब आपने कई बार देखा होगा कि एक ईमेल्स मैसेजेस आते हैं, चलिए आप लोग कम यूज करते होंगे ईमेल मैसेजेस, या आपके टेक्स्ट मैसेज देख लीजिए कि जीते 15 करोड़ की सुनहरे इनाम, ये आप सभी को मैसेज एक बार जरूर आए होंगे। तो जैसे ही आप उस लिंक को खोलेंगे तो वो लिंक क्या करेगा कि आपका जो पीछे का जो जितना भी डेटा है, जो बैक रिसोर्सेस है, वो सभी स्टील कर लेगा। वहां से जब आप अपना ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कई बार वो आपके डेबिट कार्ड नंबर भी मांगता है, सीवीवी नंबर मांग सकता है, ओटीपीज मांग सकता है, तो वो क्या करना चाहता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए आज बैंक्स है, जो आरबीआई है, ये कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स बनाती हैं कि आप अपना ओटीपी शेयर ना करें वगैरह वगैरह, है ना। क्यों हमें अवेयर कर रही है सरकार? क्योंकि हम सब ये बहुत ही लुभावनी चीजें देखते हैं, तुरंत उस पर क्लिक कर देते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा कि कई बार आप वेबसाइट चलाते हैं तो आप उस वेबसाइट को चलाते चलाते आप दूसरे वेब पेज पे या दूसरे टैग पर तुरंत आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ये किस किस के साथ हुआ है? आई थिंक मोस्टली लोगों के साथ हुआ होगा कि आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट चला रहे हैं, आप जब वेब सर्च कर रहे थे, वेब क्रॉलिंग कर रहे थे, आप अचानक से ही कुछ आपने किसी को क्लिक किया, आप दूसरे टैब पर फोटो शिफ्ट हो गए। तो ये सब चीजें जो होती है ना, आपको इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये भी एक साइबर थ्रेट्स का ही पार्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, हम जनरली उसको इग्नोर कर देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आप उस पर टैप करोगे आपको तुरंत उस टैब को डिलीट करना चाहिए और हाथों हाथ आप अपना हिस्ट्री डिलीट कर देंगे। ठीक है, अगर आपकी हिस्ट्री डिलीट नहीं करेंगे तो जो आपका ब्राउजिंग डेटा है वो सीधा थ्रेट के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, तो अनलाइक चलिए वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। अनलाइक अ टिपिकल वायरस, worm don't attach to a file or program, instead they slither। स्लिथर का मीनिंग क्या होता है? रेंगना। worm नाम ही है इसका, वो रेंगता रहेगा। ठीक है, रेंगने के लिए उसे किसी चीज की सहायता की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, प्लेटफॉर्म मिल चुका है। एंड एंटर कंप्यूटर थ्रू वल्नरेबिलिटी इन द नेटवर्क, जो हमने देखा था वायरस के साथ। इससे एक कंक्लूजन पता चलता है स्टूडेंट, जो हमारा जनरल डिस्कशन का ही पार्ट है, कि हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बहुत ही सिक्योर रखना चाहिए। सेंसिटिव डेटा का बहुत ही आपको सिक्योरली उसको मैनेज करना चाहिए। ठीक है, worms can often go unnoticed until their uncontrolled replication process। यानी कई बार ये क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा सिस्टम में कुछ खराबी है या हमारे सिस्टम को साइबर थ्रेट हो चुका है। यानी वॉर्म्स की एक और स्पेशलिटी है कि हम उसको अननोटिस कर देते हैं। कई बार वो पहचान में ही नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा होता है। वॉर्म्स यानी कीड़े क्या करते हैं, कई बार हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, जब हम देखते हैं किसी चीज को, किसी खाने वाली चीज को, जब हम उसको देखते हैं, एप्पल्स की बात कर लो या किसी भी फ्रूट्स की बात कर लो, अंदर से देखते हैं तो उसमें कीड़े लगे होते हैं। तो इसीलिए इसका नाम भी वॉर्म्स पड़ा है, तो आप इंटरलेट कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, नो होस्ट एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर वॉर्म्स टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। ठीक है, इसको किसी होस्ट एप्लीकेशन की नीड नहीं होती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम बात करें कि कोड रेड वॉर्म, जिसने अपनी 2,50,000 कॉपीज बना दी थी 9 आवर्स के अंदर। ये बहुत ही बिग वॉर्म गिना जाता है कंप्यूटर सिस्टम थ्रेट्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको वायरसेस एंड वॉर्म समझ में आ गए होंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, a Trojan horse is a code that appears to be desirable and useful but ends up harming the system। वेरी गुड, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी लाइन है कि ट्रोजन हॉर्स जो होता है ये बहुत हमको यूजफुल लगता है। ऐसा लगता है अरे भाई ये तो हमारे यूजफुल चीज है, या ये मेरे से इंटररिलेटेबल चीज है। जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट है एसबीआई में, देखिए ट्रोजन हॉर्स का मतलब जैसे आप लोगों का अकाउंट है एसबीआई में, मान लीजिए मेरा है, तो अब जो ईमेल आएगा ना वो एसबीआई के हेडिंग के साथ आएगा। और कई बार तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो ब्रांच मैनेजर का नेम है, वो लोग भी वो उस चीज का यूज कर लेंगे। ठीक है, आपके अकाउंट की जो थोड़ी बहुत इनिशियल डिटेल्स, जैसे मान लो आपका हाउस नंबर उन्होंने ले लिया, प्रवीण त्रिपाठी पूरा यूज कर लिया, तो ऐसा मैसेज बनाएंगे कि आपको लगेगा अरे भाई ये तो एकदम रियल है, चलो इसको तो क्लिक करना ही पड़ेगा। जैसे ही आपने उस पर लिंक क्लिक किया, तैसे ही आपका सिस्टम वो क्रैश कर देगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स यानी आपके लिए यूजफुल तो लगेगा, लेकिन ये आपके सिस्टम को हार्म कर देगा। आई थिंक आप सभी ने ऐसे मैसेजेस, ऐसे ईमेल्स मैसेजेस पढ़े होंगे जहां पर वो आपको यूजफुल लगता है, डिजायरेबल लगता है, बट व्हेनेवर यू क्लिक ऑन दैट लिंक एंड इट विल हार्म योर सिस्टम। ओके, सो ट्रोजन हॉर्स कैन अटैक इटसेल्फ विद अ सेफ एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल। ओके, and it may be attached to any game downloaded over। कई बार आप लोग शायद देखा भी होगा कि जब आप लोग गेम डाउनलोड कर रहे होते हैं तो आपको कहता है कि दूसरे इंटरफेस पे जाइए, यानी दूसरे एक
आप कह सकते हैं कि इंटरफेस एप्लीकेशन पे जाइए, तब आप वहां से लॉग इन करेंगे, तब आपको यहाँ पर गेम का एक्सेस मिलेगा। कई जो होते हैं जो चीट गेम्स होते हैं, आई थिंक आप लोगों ने वो नहीं खेले होंगे, तो मेरी जैसे कजिन सिस्टर्स हैं, कजिन ब्रदर सिस्टर्स हैं, वो जब गेम डाउनलोड करते हैं तो उनको दूसरे इंटरफेस पे जाना पड़ता है, यानी दूसरे टैब पर दूसरा एपीके डाउनलोड करना पड़ता है। तो वो भी क्या है, ट्रोजन हॉर्स, क्योंकि वो हमें क्या लगता है, हमारा यूजफुल लगेगा, डिजायरेबल लगेगा, लेकिन जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया उसके बाद वो हमारे सिस्टम को हार्म कर देगा। ओके, सो राहुल इज आस्किंग समथिंग। Okay, so it can be downloaded over the internet. Such an application, when executed, creates a backdoor in the system. Trojan horse का मीनिंग है एक जासूसी की तरह आना। ठीक है, मान लीजिए आपको भी यूजफुल दिखा, आपने उस लिंक पे क्लिक किया, वो उस वक्त तो आपको कुछ नहीं करेगा, ठीक है, उस वक्त आपके सिस्टम को कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो जो हैकर है या फिर जो अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके लिए गेन करना चाहता है, उसके लिए एक बैकडोर खोल देगा। वो हाथों हाथ आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कुछ भी हार्म आपके नहीं करेगा। वो हैकर के लिए एक क्या कर दिया, उसने रास्ता खोल दिया। पहले के जमाने में होते थे ना दूत, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, वो तो वहां से क्या किया उसने, लूप होल खोल दिया। यहाँ से आप हैकर आएगा, हैकर आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेगा, जो भी उसको कुछ करना होगा वो आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, आपके एक्टिविटीज पर एक्सेस करना चाहेगा। तो ट्रोजन हॉर्स का मीनिंग है एक लूप होल क्रिएट कर देना, सुरंग बना लेना मेरे हिसाब से, ठीक है। He can also control the infected system by hardening the data. उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स आर ऑफ सिमिलर टाइप्स। ये कौन कौन से हो सकते हैं, बैकडोर करेगा, एक्सप्लॉइट कर सकता है, ट्रोजन डीओएस यानी डिनायल ऑफ सर्विसेज, यानी कि आपके सिस्टम को चलने ही नहीं देगा। डिनायल ऑफ सर्विस का मीनिंग है कि आपका सिस्टम काम करना ही बंद कर देगा। ट्रोजन डाउनलोडर यानी वो मल्टीपल फाइल्स आपके अंदर डाउनलोड करके देने लग जाएगा। फिर ट्रोजन गेम थीफ, यानी गेम के द्वारा भी ट्रोजन हॉर्सेस आते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ हार्म्स हैं जो ट्रोजन हॉर्सेस देता है। यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंसेस या क्लासिफिकेशंस मेंशन किए हैं। देखिए ये सब सेल्फ रेप्लिकेशन होते हैं, बट ट्रोजन हॉर्स सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होता है, वो अपनी कॉपीज नहीं बनाता है, ठीक है। वर्म्स में क्या होता है कि उनको कुछ चाहिए नहीं होता इंटरफेस, वायरसेस को इंटरफेस चाहिए होता है। और ट्रोजन हॉर्सेस के अंदर क्या आता है, स्पाईवेयर एंड रैंसमवेयर आर द टाइप्स ऑफ ट्रोजन हॉर्सेस। They are not part of our syllabus, that's why we are not studying it, because they have various vast explanation about spyware and ransomware, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, एवियस ड्रॉपिंग। एवियस ड्रॉपिंग का मीनिंग क्या होता है, देखिए एवियस ड्रॉपिंग का मीनिंग होता है कि जैसे मैं और आप अभी जूम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बट जूम के ऊपर अभी बीच में सिक्योरिटी थ्रेट लगा था ना, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा था कि हमारी जो कन्वर्सेशन है, हमारा जो स्क्रीन शेयरिंग का डेटा है, जो हम पीडीएफ शेयर कर रहे हैं या कुछ भी जो हम रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो चुराया जा रहा है, ठीक है। तो उससे हम किस कैटेगरी के करेंगे, एवियस ड्रॉपिंग, यानी जो हमारी कम्युनिकेशंस को, प्राइवेट कन्वर्सेशन को जो सीक्रेटली स्टील कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एवियस ड्रॉपिंग, ठीक है, हमारे बिना कंसेंट। Eavesdropping is done through telephone lines, cellular network, email and instant messaging. Okay? तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, डेनियल ऑफ सर्विसेज यानी DOS अटैक। DOS अटैक का मैं आपको पहले ही ओवरव्यू दे देता हूं कि यानी कि आपके कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, या आप अपने कंप्यूटर पे माउस क्लिक कर रहे हैं, कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, बट वो होगा नहीं, तो इसे बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है, यानी आपकी सर्विसेज को वो डिनाई कर देगा। तो ये भी एक साइबर अटैक है, in which the machine or network resources becomes unavailable, यानी नेटवर्क रिसोर्सेज ही अनअवेलेबल हो जाता है सर्विस देने के लिए, या तो टेम्पररी अनअवेलेबल होगा या कि पूरे की पूरा आप कह सकते हैं परमानेंटली भी अनअवेलेबल हो सकता है। इसमें होता क्या है, जब तक आपका नेटवर्क अनअवेलेबल रहता है तब तक वो जो आपका हैकर है वो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको यूज कर रहा है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज। Denial of services is typically accomplished by flooding the targeted machine. क्या करेंगे, आपके जैसे कि ईमेल में भी यही होता है। अब आप देख लीजिए कि अगर आपके फोन के स्टोरेज में बहुत सारी फाइल्स रहेंगी, आपका फोन हैंग करेगा, चाहे आप एप्पल का ले लीजिए, चाहे आप किसी भी फोन को ले लीजिए, रादर देन आप क्लाउड सर्विसेज ना यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आपके अगर स्टोरेज सिस्टम ही भर जाता है तो आपका फोन हैंग होने लग जाता है। तो एक एग्जांपल है कि देखिए अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे खूब सारे फ्लडिंग मैसेजेस भेज दिए जाएंगे या फ्लडिंग भेज दी जाएंगी, तो आपका जो सिस्टम है वो सर्विसेज देना बंद कर देगा। तो इसी मेथड के ऊपर डेनियल ऑफ सर्विस काम करता है। तो DOS अटैक इज लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल क्राउडिंग द एंट्री डोर ऑफ अ शो, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके ईमेल मैसेंजर पे बहुत सारे ईमेल्स आ रहे एंड स्टिल बहुत सारे ईमेल मैसेजेस आने बाकी हैं। एक तो बहुत सारे मैसेजेस आ भी रहे हैं लगातार, ठीक है, और अभी अभी आने बाकी हैं,
तो इस टाइम पे जो हमारा ईमेल जो सर्वर है, जो ईमेल हमारी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो काम करना बंद कर देगी। और अगर काम करना बंद कर देगी तो ये हमारे लिए नुकसान है कि नहीं? ठीक है, तो आई होप आप सभी समझ में आ रहा होगा कि डीओएस अटैक होता क्या है। ये उसी तरीके से है जैसे कि आपकी गेट पे बहुत सारे लोग खड़े और ट्रैवलिंग कर रहे हैं कि मुझे भी अंदर आना है, मुझे भी अंदर आना है, ठीक है, और फिर आपको ये नहीं पता चलता कि कौन इसमें लेजिटिमेट है, यानी कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, इट इज एन अटैक मीन्स टू शट डाउन a machine or network, making it inaccessible to its intended users. ठीक है, victims of DOS attacks often target web services, यानी ये high profile web service organizations को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। बैंकिंग हो गया, कॉमर्शियल चीजें हो गई, मीडिया कंपनीज हो गई। ठीक है, मीडिया कंपनीज को तो हर कोई चुराना चाहता है क्योंकि उनके पास बहुत सारी डेटा होती है। बैंकिंग सिस्टम को तो हर कोई चुराना चाहता है ना, तो DOS ज्यादातर इनको टारगेट करता है। ये हमारे through DOS attacks do not typically result in the theft or loss of significant information. ये सीधा के सीधे आपके टाइम को क्या करता है, वेस्ट करता है, या आपकी मनी को वेस्ट कर देता है। ठीक है, अब आप सोचिए कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, चलिए हम तो बहुत ही स्मॉलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जब भी आप अगर आप बात करें गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, तो ये लोग तो बहुत ही बड़े लार्जर स्केल पे काम करते हैं। अगर इनका सिस्टम 5 मिनट में बंद हो जाता है तो सोचिए कितनी बड़ी लॉस हो जाता है, टाइम का या मनी का। तो इनका मेन टारगेट यही होता है डीओएस अटैक का। ठीक है, या पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, लेस टाइम टू डिस्क्राइब इट, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे, फिशिंग। तो ठीक है, फिशिंग को देखिए क्या होता है कि आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर, ये भी एक ईमेल है। ठीक है, ये ईमेल है जहाँ पर हाय ड्रॉपर बॉक्स, a new document has been shared with you, use the links below to access file। यहाँ पर एक ईमेल आ रखा है अपने को यहाँ पर एक लिंक दे रखी है, जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे काम हो गया हमारा, हमने फिशिंग दी थी। फिशिंग का मीनिंग क्या है, ये भी कुछ ट्रोजन हॉर्स की तरह दिखता है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स क्या करता था कि वो आपको एक हैकर को केवल एक लूप होल देता था, लेकिन फिशिंग जो है यहाँ पर आपको तुरंत आपको हार्म करती है। ठीक है, और फिशिंग जो है वो एवियस ड्रॉपिंग के कैटेगरी में आता है, जबकि ट्रोजन हॉर्स जो है वो मेलवेयर के कैटेगरी में आता है। तो फिशिंग इज अ साइबर क्राइम in which a target are contacted by email, telephone, text messages by someone posing an individual। देखिए फिशिंग का मीनिंग क्या होगा कि जैसे कि अब आपको एक कॉल आता है कि मैं प्रवीण त्रिपाठी बोल रहा हूँ, अब आप अपनी कॉपीज मेरे को भेज दीजिए, और उस कॉपीज फिर आप यही सोचेंगे कि ये तो हमारे सर बोल रहे हैं, सर को आपने तुरंत मैसेज कर दोगे या फिर आप अपनी डेटा दे दोगे, और डेटा देने के बाद तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, जबकि ट्रोजन हॉर्स में क्या था, वो एक मैलवेयर था, यानी वो किसी ना किसी अटैचमेंट के थ्रू ही आएगा, फिशिंग के अटैचमेंट के थ्रू आएगा, लेकिन ये टेलीफोन के थ्रू भी तो आ सकता है। ठीक है, मैं आपको टेलीफोन के थ्रू भी कर सकता हूँ। फिशिंग का मीनिंग है भेस बदलकर आपके साथ चीटिंग। ठीक है, कल को मैं आपको कॉल करूं कि हेलो मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, अपना सीवीवी नंबर दे दीजिए, मेरे को ओटीपी नंबर दे दीजिए, तो ये फिशिंग के कैटेगरी के अंदर आता है। ये भी आपका क्या करेगा, आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन क्रैक करना चाहता है, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड। सबसे ज्यादा फिशिंग का यूज होता है आपके ये सोशल मीडिया में। आपकी फोटो इजिली अवेलेबल हो जाती है, आपकी नेम, आपकी डिटेल्स, कई लोग तो अपने बहुत ही उस चीज को शो करने के लिए, शो ऑफ के लिए अपनी डिग्रियां भी डालते हैं ना, तो सब कुछ तो आ गया उसके पास। फिर वो आपकी क्या करेगा, फेक अकाउंट बनाएगा, उस फेक अकाउंट से लोगों को मैसेज करेगा, लोगों को हैरेस करेगा, तो वो एक टाइप का फिशिंग हो गया, है ना। तो ये बहुत ही एक लाइव एग्जांपल था जो आप सभी के साथ भगवान ना करे हुआ होगा, लेकिन होता है, मोस्टली लोगों के साथ होता है कि फेक अकाउंट्स तो बनते ही बनते हैं, तो ये फिशिंग के अंडर में आता है। फिशिंग refers to the act of stealing a user's information। ठीक है, स्टीलिंग कर लेगा यूजर इंफॉर्मेशन का। These email either inter-person information through embedded forms, या फिर फॉर्म्स के थ्रू हमसे डेटा भरवा लेता है। कल को आपके पास एक मेल आया लैल पब्लिक स्कूल के नाम से, अब आप लोग गूगल फॉर्म्स के थ्रू तुम एग्जाम दे ही रहे हैं, तो आपके आ जाए एग्जाम फॉर्म्स डिटेल्स, अब आप वहां पर अपनी सारी सेंसिटिव डेटा भर देंगे, तो क्या आपको लगेगा तो लैल पब्लिक स्कूल में भेजा है, तो ये भी किसके कैटेगरी के अंदर आएगा, फिशिंग के कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पासवर्ड, ये सब वैल्यूएबल जो डेटा है वो हमारा उसमें स्टील किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर।